नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अनिका, रोहित, धनंजय और भूमिका ये चारों ही अब तक यहाँ पर गुलेरिया परिवार के गुलेरिया हाउस के एंट्रेंस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही वो एंट्रेंस तक पहुँचते हैं तो उनके ऊपर अब यहाँ पर गुलाब की पंखड़ियाँ गिरने लगती है। ये देखकर तो वो चारों अब एक दूसरे को देखने लगते हैं। इधर अनिका अब अपने कदमों को आगे बढ़ाने ही वाली थी कि तभी उसके सामने उसके चारों ही भाई और उसकी भाभियाँ हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि ये सब वो क्यों कर रहे हैं। इधर यहाँ पर अब आकाश अब यहाँ पर अनिका से कहता है, हम सभी को माफ कर दो अनिका। हमें पता है कि हमारी गलती माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम सभी तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। हमने तुम्हारे साथ बच्चों के साथ ही जो भी कुछ किया उसके लिए हम शर्मसार हैं। जब तुम्हें अपने परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत थी और हम तुम्हारे साथ नहीं थे, उस समय हमें तो आगे आकर खुद तुम्हारा साथ देना चाहिए था। मैं बता नहीं सकता कि मैं इसके लिए कितना शर्मिंदा हूँ। अरे यहाँ तक कि खुद आलिशा ने भी हमें हमारी गलतियों का एहसास करवाया था। आलिशा ने भी कितनी बार हमें कहा था कि हम तुम्हारे साथ कितना गलत कर रहे हैं, लेकिन हमने तो उसे भी गलत ही ठहरा दिया। आकाश के यहाँ पर आंखों में पश्चाताप साफ साफ दिखाई दे रहा था और उसकी बातों से तो अब यहाँ पर अनिका को भी बुरा लग रहा था। लेकिन अब आकाश की ये बातें सुनकर अब अनिका अपने हाथ को उनके हाथ के पास लेकर आकर कहती है, क्या कर रहे हो आकाश? छोड़ो ये सब, इसकी जरूरत नहीं है। और वैसे भी बुरा वक्त था वो और बुरा वक्त जा चुका है। बुरा वक्त किसकी जिंदगी में नहीं होता है, क्योंकि एक ना एक बार सभी इंसानों के साथ ऐसा होता है कि हर एक इंसान के साथ एक बार तो वो बुरा वक्त उसकी लाइफ में आता ही है। एक काम करते हैं, अभी बीती बातों को भूल जाते हैं। जो हुआ वो हो चुका है, लेकिन अब हमें अपने आगे के बारे में सोचना चाहिए। अब हमें एक नई शुरुआत करते हैं। पिछली बातों पर मिट्टी डालो। इधर अनिका की ये बातें सुनते ही अब आकाश अनिका को अब अपने गले से लगा कर कहता है, थैंक यू अनिका। यहाँ पर अब सभी अनिका और आकाश को हक कर लेते हैं। यहाँ पर अब सभी एक ग्रुप हक करते हैं। तो वहीं अब तक भाभी अभी वहां पर उनके पास आ जाती है और वो भी अब इन सब को हक करते ही इधर अब अनिका से वो उसकी भाभियाँ कहती हैं, हमें माफ कर दो अनिका। कुछ देर तक तो वो सभी अभी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सभी अभी अब अपना पश्चाताप, इनकी आंखों में पश्चाताप साफ साफ नजर आ रहा था। ये सभी अब उन्हीं बातों को लेकर इमोशनल हो गए थे। यहाँ तक खुद अनिका की आंखें भी अब थोड़ी सी नम हो गई थी। तो वहीं धनंजय पीरामल अब करण गुलेरिया, राजीव गुलेरिया, महेंद्र पीरामल और उसके बाद बड़ी रानी से मिलते हैं। तो वहीं रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर ये तीनों ही अब भागकर अपने मोम और डैड के पास आते हैं और अब वो यहाँ पर पहले अपने डैड को हक करते हैं। तो यहाँ रोहित भी अब अपने तीनों ही बच्चों को प्यार करता है और प्यार करने के बाद अब वो यहाँ पर अंदर आ जाता है। यहाँ भूमिका भी अभी से मिलकर अब श्वेता के पास आ जाती है और इधर अनिका अब एक एक करके अपने सभी भाइयों से मिलती है और उसके बाद वो अपनी भाभियों से मिलती है। यहाँ पर एक दूसरे से सभी मिलने के बाद अब वो एक एक करके सभी अब यहाँ पर आकर अब रोहित के बगल में जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। तो इधर कुछ देर तक सभी एक दूसरे से ऐसे ही बातें करते हैं। तो वहीं अनिका कहती है, हम एक बार आलिशा को देख कर आते हैं। अब अनिका ने ये कहा ही था कि उसकी इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं,
हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं अनिका। वैसे अनिका, लतिका को अभी इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। अभी देखो वो किचन में है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रहे, क्योंकि हमने अभी लतिका को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। इसलिए हम सब के बीच में आलिशा के बारे में ऐसी कोई भी बात ना हो तो शायद ठीक रहेगा, वरना वो बच्ची है, उसके मन पर पता नहीं क्या ही बीतेगी। अब राजीव की इस बात पर अनिका कहती है, आप चिंता मत कीजिए, हम इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे कि लतिका को आलिशा के बारे में कुछ भी पता ना चले। और ये कहते हुए ही अनिका, रोहित, धनंजय, पीरामल और भूमिका, ये चारों ही अब एक साथ मेडिकल रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं आज करण गुलेरिया की आंखों में खुशी के साथ साथ आंसू भी थे। आज करण गुलेरिया खुद काफी ही इमोशनल नजर आ रहे थे। अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा ने करण गुलेरिया की आंखों में इन आंसुओं को साफ साफ देख लिया था। इसलिए अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या हुआ है करण, तुम ठीक तो हो ना? स्वाति की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ हाँ स्वाति, मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ। आज मैं बहुत ही खुश हूँ, इतना खुश कि मैं मेरी खुशी शायद अब मेरे आंखों से निकल रही है। पता है स्वाति, देखो ना, आज मेरा पूरा का पूरा परिवार एक साथ है और ये खुशी सच में मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। बस मेरे इस परिवार को किसी की नजर ना लगे। करण की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ खुश तो मैं भी बहुत हूँ करण, क्योंकि सच में मुझे भी ये सब नज़ारा देखकर बहुत ही अच्छा लगा। वहीं दूसरी तरफ इधर मेडिकल रूम में अनिका और वो सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो अनिका वहां पर जाने के बाद अब वो आलिशा को अपनी तरफ से चेक करने लगती है। इधर कुछ देर तक आलिशा को एग्जामिन करने के बाद वो अब अपने परस से एक इंजेक्शन को निकालती है और इस इंजेक्शन को निकालकर अब उसमें एक ड्रग फिल करने लगती है। कुछ देर के बाद अब वो इस इंजेक्शन को अब आलिशा को इंजेक्ट कर देती है और इधर कुछ देर के बाद अब वो इस ड्रग को इंजेक्ट करने के बाद अब अनिका आलिशा को ऑब्जर्व करने लगती है कि इससे आलिशा के बॉडी में क्या मूवमेंट होती है। अब कुछ देर तक जब अनिका उसके आलिशा को ऑब्जर्व करती है तो उसे ऑब्जर्व करने के बाद अब वो धनंजय पीरामल से कहती है, पापा क्या आलिशा को भी? अब अनिका ने इतना ही कहा था कि तभी वो अब एकदम से ही रुक जाती है। वो अपनी बात को वहीं पर ही अधूरा छोड़ देती है और वो अब अपने मन में सोचती है, क्या ये पॉसिबल है कि आलिशा को हीलिंग पावर ड्रग दिया गया होगा, क्योंकि ये जितना सो रही है उतनी ही जल्दी इसकी बॉडी रिकवर हो रही है। तो इसलिए मुझे शक हो रहा है कि कहीं वो हीलिंग पावर ड्रग आलिशा को भी तो नहीं दिया गया। वैसे अगर एक तरफ से देखा जाए तो ये अच्छी ही बात है कि वो इतनी जल्दी से रिकवर कर रही है। अब जल्द ही आलिशा ठीक हो जाएगी तो उसे नींद भी इतनी ज्यादा नहीं आएगी। इधर ये सोचते हुए आलिशा अब फिर से कहती है, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। इधर अनिका की इस बात पर अभी धनंजय पीरामल अभी भी अनिका को ही देख रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर अनिका क्या कहना चाहती थी और उसने अपनी बात ऐसे अधूरी क्यों छोड़ दी। इधर अनिका की ये बात सुनते ही अब भूमिका कहती है, हाँ चलते हैं, वैसे ये ठीक हो जाएगी ना अनिका। अब भूमिका की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ भूमिका वो ठीक है, इवन अगर मैं ये कहूँ कि वो तो बहुत जल्द ही ठीक हो रही है और बहुत जल्द अब वो चलने भी लगेगी। इस बात पर अब रोहित कहता है, ठीक है अनिका, ये तो अच्छी बात है कि आलिशा जल्द ही ठीक हो रही है। चलो अभी चलते हैं, नीचे सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहते हुए ही वो सभी अब फिर से बाहर निकल कर जाने लगते हैं। जैसे ही वो सभी अब यहाँ पर नीचे आते हैं तो वहाँ पर तो बुफे लगा हुआ था। उस बुफे को देखकर अब अनिका कहती है, ये सब क्या है? अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अनिका हमें तो लगा था कि आप सभी यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए आएंगे, लेकिन यहाँ तो मिलने में ही लंच टाइम हो गया है। देखो हमने तो ब्रेकफास्ट की भी तैयारियां की थी, लेकिन एक दूसरे के साथ बातें और एक दूसरे के साथ मिलने में कितना टाइम निकल गया। इसलिए चलो अब तो आओ लंच ही शुरू करते हैं। और वैसे भी हमें मल्होत्रा हाउस भी तो जाना है ना, क्योंकि देखो श्वेता और अंजलि यहाँ पर इसीलिए ही रुकी हुई हैं।
स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब रोहित मारवा कहता है, मल्होत्रा हाउस जाना है, लेकिन वहां पर जाने से पहले मुझे और अनिका को धनंजय पापा और मिस्टर राजीव गुलेरिया से कुछ बात करनी है। अब रोहित की इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, क्या मैं भी तुम्हारी बातों में शामिल हो सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ? महेंद्र की इस बात पर अब अनिका कहती है, जी हाँ, आप भी सुन सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं। यहाँ अब रोहित और अनिका के साथ अब रोहित के ये कहने के बाद अब रोहित और अनिका के साथ साथ धनंजय पीरामल, राजीव गुलेरिया और महेंद्र पीरामल ये सभी अब एक रूम की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि अनिका और रोहित को उनसे बात करनी थी। इधर जैसे ही ये सभी अब उस साइड जा रहे थे बात करने के लिए, तो इधर अब मौका देखते हुए शारदा भी यहाँ पर करण गुलेरिया के पास आ जाती है। और अब वो करण गुलेरिया के पास आकर अब वो कहती है, सर अभी अगर आप देखो फ्री हो तो मुझे भी अब आपसे कुछ बात करनी है। शारदा की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ शारदा कहो, लेकिन अगर अभी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं हो तो क्यों ना हम यहाँ पर बाद में बात करते हैं, क्योंकि देखो अभी तो यहाँ पर सभी फैमिली वाले हैं। तब करण की इस बात को सुनकर अब शारदा कहती है, सर बात बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं चाहती थी कि एक बार आपको इसके बारे में बता दूं, क्योंकि अभी तो देखो ना, अनिका बिटिया और रोहित बाबा ये सब भी अभी ऊपर की तरफ ही गए हैं, तो अभी मैं आपसे बात कर सकती हूँ। अब यहाँ पर शारदा की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, ठीक है फिर अगर इतनी ही जरूरी है तुम्हारी बात तो ठीक है शारदा, चलो एक तरफ जाकर बात करते हैं। करण की ये बात सुनते शारदा हाँ में सिर हिला देती है। इधर अब वहाँ पर करण गुलेरिया भी अब शारदा आगे करण गुलेरिया चलने लगते हैं, तो वहीं पीछे पीछे शारदा चलने लगती है। इधर अब सबसे पहले करण अब स्वाति से के पास जाते हैं और अब वो स्वाति से कहते हैं, स्वाति देखो तुम यहाँ पर सब कुछ संभाल लेना, मैं बस अभी आए क्योंकि शारदा को मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है और वो बात बहुत ही जरूरी है, नहीं तो मैं बाद में भी जा सकता था। इधर करण की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि ठीक है करण, मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन हाँ तुम जल्दी ही आना। स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब करण गुलेरिया हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। और अब आगे करण गुलेरिया और पीछे शारदा जा रहे थे, इसलिए करण गुलेरिया अब अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। और यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अब करण के जाने के बाद अब आकाश गुलेरिया से कहती है कि पियानो ले आओ आकाश, हमें लतिका का म्यूजिक भी तो सुनना है ना, क्योंकि मैंने सुना है कि लतिका बहुत ही अच्छा गाना भी गाती है और साथ के साथ वो पियानो भी बहुत ही अच्छा बजाती है, तो क्यों ना थोड़ा बहुत म्यूजिक सुना जाए। स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब आकाश गुलेरिया अब हमें अपना सिर हिलाता है और अब वो अपने एक स्टाफ की तरफ देखता है और उसे कहता है कि जाकर एक बार पियानो को ले आओ और यहाँ हॉल में उसे सेट कर दो। आकाश गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब वो स्टाफ कहते हैं, श्योर सर, हम बस अभी लेकर आते हैं। और ये कहते हुए ही वो लोग अब पियानो को लेने के लिए अब उस रूम में चले जाते हैं जहाँ पर पियानो को रखा गया था। तो वहीं दूसरी तरफ इधर करण गुलेरिया भी अपने रूम में चले जाते हैं। और जैसे ही इधर अब यहाँ पर शारदा भी करण के रूम में पहुँचती है, तो शारदा अब करण गुलेरिया के रूम के दरवाजे को बंद कर देती है। इधर अब करण गुलेरिया पीछे मुड़कर अब शारदा से कहते हैं कि शारदा हाँ बताओ, क्या कह रही थी तुम? हाँ क्या जरूरी बात करनी थी तुम्हें? अब करण की ये बात सुनते ही अब शारदा एक पल के लिए तो अब वो कंफ्यूज हो जाती है। आखिर वो करण सर को जो भी कुछ उनके एब्सेंस में यहाँ पर हुआ उसे कैसे बताए, क्योंकि शारदा ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उस बात के बारे में अभी ने पता चलेगा तो सच में उन्हें बहुत ही गुस्सा आएगा। और उनके गुस्से के बारे में वो अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसके करण सर को इस बात के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है।
क्योंकि अगर उसने इस बात के बारे में करण को नहीं बताया तो उसका अंजाम बहुत ही और भी बुरा हो सकता है और इसमें उसके पूरे के पूरे परिवार को भी खतरा हो सकता है। इसलिए भी यहाँ पर शारदा अब करण को सारी ही बातें बताने लगती है कि जब वो यहाँ पर नहीं थे तो वो जो कि इतने सालों से उस कमरे में बंद है, वो अचानक से बाहर निकल कर आ गए थे और वहां पर बाहर आने के बाद यहाँ पर किसी के भी बस में उन्हें रोकना नहीं था। हालांकि उन्होंने सबसे पहले आते ही मेरे ही गले को दबा दिया था। अरे वो, और पता है सर, जब उन्होंने मेरे गले को दबाया था तो उसके बाद फिर मयूर और प्रीति ने मुझे बचाना चाहा, लेकिन उन्होंने एक बार में उन्हें भी फेंक दिया था। यहाँ पर सच में बहुत बड़ा ही एकदम से ही उसने एक तांडव सा क्रिएट कर दिया था। इधर शारदा की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया अब अपने कमरे में शारदा से गुस्से में कहते हैं, ये तुम क्या कह रही हो शारदा? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी इतनी सिक्योरिटी के बाद भी वो कैसे आजाद हो सकते हैं? क्योंकि इतनी आसानी से तो वो उस कमरे में से नहीं निकल सकते। अरे सालों पहले जब उसे उस कमरे में बंद किया गया था तब से लेकर तो वो आजाद हो ही नहीं पाए थे। तो अब की बार ऐसा कैसे हो गया कि वो आजाद हो गए? और इस घर में इतनी किसकी हिम्मत हो गई शारदा, जिसने मेरी बात का मान नहीं रखा? क्योंकि यहाँ पर शारदा ने उसके आजाद उसके आजाद होने की किस बातें तो बता दी थी, लेकिन अभी शारदा ने पूरी कहानी नहीं बताई थी कि आखिर वो आजाद कैसे हुए थे। इसलिए करण गुलेरिया को अब अपने करण गुलेरिया भी यहाँ पर उस सदस्य का नाम जानना चाहते थे जिसकी वजह से उसके पापा उसकी उस सीक्रेट कमरे से बाहर आ गए थे। इसलिए वो गुस्से में कहते हैं, मेरे परिवार में ऐसा कौन हो गया? अरे जब एक बार मैंने अपने पूरी फैमिली मेंबर को बोल दिया कि उस दरवाजे में कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी का मतलब कोई भी, तो फिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे मना करने के बाद भी उस दरवाजे तक पहुंचा, और वहां तक तो पहुंचा ही, साथ के साथ उसे रिहा भी कर दिया। करण का गुस्सा यहाँ पर 7वें आसमान पे था। करण के गुस्से को देखकर यहाँ पर शारदा को सच में वो खुद बहुत डर लग रहा था। लेकिन अब शारदा काफी हिम्मत करते हुए कहती है, मैं अब आपको क्या बताऊं साहब, एक के बाद एक इस तरह से सारी ही चीजें होती चली गई और इसका अंजाम फिर यही हुआ कि वो बाहर निकल गए। मैं अब कैसे बताऊं आपको कि यहाँ पर पहले तो यहाँ पर एक बार रानी आलिशा आई थी, तब उन्हें भी एहसास हुआ था। फिर एक बार पिंकी को भी उनकी आवाजें सुनाई दी थी और फिर एक बार तो नेत्रा ही इस कमरे तक पहुंच गई थी। अब मैं आपको कैसे बताऊं उस समय सारी की सारी चीजें, या ये कहूं कि उस समय शायद भगवान भी उनके साथ ही था जो उस समय वो बाहर निकल कर आ गए। पता है साहब, मैं तो आज भी यही सोचती हूँ कि अगर उस समय रानी साहिबा सही वक्त पर नहीं आई होती तो पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि अब तक तो मैं भी शायद परलोक सिधार चुकी होती। क्योंकि सब उस समय जब वो बाहर आए थे तो उनकी आंखों में जैसे खून सवार था, वो किसी को भी नहीं बकस रहे थे और उन्होंने तो मेरी गर्दन को ऑलमोस्ट दबा ही दिया था। लेकिन ये तो शुक्र है कि उस समय रानी साहिबा एक फरिश्ता बनकर आई और उन्होंने ही उससे हम सबको बचा लिया। इधर यहाँ पर शारदा की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, किसी को शक तो नहीं हुआ ना कि आखिर वो कौन है? उन्होंने किसी को कुछ बताया तो नहीं होगा ना कि वो कौन है और उसे वहां पर कैद कर क्यों रखा गया है? क्योंकि देखो शारदा, उस बात के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इस बात पर अब शारदा कहती है, मेरे ख्याल से रानी साहिबा को उनके ऊपर शक हो गया है, क्योंकि जब रानी साहिबा उनसे फाइट कर रही थी तो मैंने ही उन्हें इशारे में उनके ऊपर वार करने के लिए कहा था, और जब रानी साहिबा ने अपने पूरे फोर्स के साथ उन पर वार किया था तो साहब वो नीचे गिर गए थे। और उसके बाद तो जिस तरह से रानी साहिबा उन्हें सीढ़ियों से घसीटते हुए ऊपर की तरफ लेकर जा रही थी, तो उस समय उन्होंने इतना ही कहा था कि
ऊपर घसीट कर लेकर जा रही थी। अभी यहाँ पर शारदा करण को आगे की कहानी बता रही थी, लेकिन शारदा ने अभी इतना ही कहा था कि तभी करण गुलेरिया अब शारदा को बीच में ही रोकते हुए कहते हैं, बस बस शारदा, ये बात अभी इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन अभी जब तक मुझे पूरी बात का पता न चल जाए कि आलिशा को उसके बारे में कुछ पता भी है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से तुम बता रही हो उस तरह से तो अब मुझे भी संदेह हो रहा है कि शायद रानी साहिबा को यानी कि आलिशा को कुछ तो उसके बारे में जरूर पता है। लेकिन एनीवे, क्योंकि अभी तो वो भी ठीक नहीं है, एक बार अगर आलिशा ठीक हो जाए तो उसके बाद ही मैं आलिशा से खुद ही बात करूंगा कि आखिर वो उनके बारे में क्या जानती है। इधर करण की इस बात पर अब शारदा कहती है, साहब ये तो आपकी ठीक बात है, लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। देखो साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। अब यहाँ पर शारदा की बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ शारदा कहो, और क्या कहना चाहती हो। अब शारदा करण की परमिशन देखकर अब वो यहाँ पर कहती है, साहब मैं सोच रही हूँ क्यों ना उन्हें यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका अब यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। अब यहाँ पर शारदा की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, शारदा तुम अब ये सब मत सोचो, मैं देखता हूँ, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ और और अब मेरे सामने ऐसी नौबत दोबारा नहीं आएगी। और वैसे भी उसका क्या करना है क्या नहीं वो मैं अपनी तरफ से देखता हूँ। तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम अपने काम से मतलब रखो। इधर करण की ये बात सुनते ही अब शारदा कहती है, ठीक है साहब, जैसे आपकी मर्जी। अब हम चलते हैं, क्योंकि हमें आपको बस उनके बारे में ही बताना था। इधर शारदा की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ शारदा तुम अभी जाओ, मैं बस थोड़ी ही देर में वहां पर आता हूँ। इधर करण की ये बात सुनते ही अब शारदा कहती है, ठीक है साहब। और ये कहते हुए ही शारदा अब दरवाजे को खोलकर अब करण गुलेरिया के कमरे से बाहर चली जाती है। तो वहीं शारदा के जाने के बाद करण गुलेरिया अब अपने दरवाजे को फिर से बंद कर देते हैं। और अब करण गुलेरिया अब अपनी सोच में ही थे कि आखिर क्यों किंग ने उन्हें अब तक जिंदा रखने के लिए कहा था। अरे किंग चाहते तो वो उसे उसी समय ही खत्म कर देते, लेकिन उन्होंने इतने सालों से उसे अब तक जिंदा किस मकसद से रखा हुआ है, आखिर वो चाहते क्या हैं। और क्योंकि अब यहाँ पर जब वो एक बार यहाँ से बाहर निकल चुके हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो दोबारा भी फिर से यहाँ से बाहर निकल जाए। और यहाँ पर रहना तो अब वो उसकी फैमिली के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से शारदा ने अभी करण गुलेरिया को सारी की सारी बातें बताई, उसे देखकर अब करण गुलेरिया यही सोचते हैं, अगर सच में वो यहाँ पर जिंदा रहे तो फिर तो उसकी फैमिली मेंबर्स के लिए भी वो खतरा बन चुके हैं। मुझे अब जो उसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ एक उसकी वजह से अपनी पूरी की पूरी फैमिली की जान को तो खतरे में नहीं डाल सकता। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली को किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता चले। यहाँ करण गुलेरिया भी अपनी इसी सोच में ही थे। तो वहीं अब तक अनिका रोहित भी अब उनके साथ बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो राजीव के साथ और धनंजय के साथ कुछ बात करने के लिए गए थे। इधर अब उन्हें सामने से आता हुआ देखकर अब कैलाश अधिकारी उन्हें कहते हैं, ऐसी भी क्या बात हो रही थी आप सब में, हाँ कि मुझे भी बताओ, अगर वो मेरे जानने लायक है तो। कैलाश अधिकारी की ये बात सुनते ही यहाँ पर धनंजय पीरामल कहते हैं, कैलाश मैं तुम्हें बाद में इसके बारे में बता दूंगा। अब चलो, वो क्या है ना कि देखो हमारा ब्रेकफास्ट भी आज स्किप ही हो चुका है, और अब क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब लंच भी स्किप हो जाए, इसलिए देखो मुझे तो सच बताऊं तो बहुत तेज भूख लगी है, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। धनंजय की ये बात सुनते ही अब कैलाश अधिकारी कहते हैं कि लेट भी आप लोगों की वजह से ही तो हो रहा है ना, क्योंकि देखिए ब्रेकफास्ट तो यहाँ पर सुबह जल्दी ही बन गया था, लेकिन अब क्या ही करें, आप लोग एक तो आप लोगों के आने में इतना समय हो गया, फिर आपस में बातचीत करने में इसलिए लेट हो गया। कैलाश की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, हाँ भूख तो मुझे भी बहुत ही लगी है, और देखो मैं बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता।
इसलिए सबसे पहले हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर ये सभी अभी ये कहते हुए ही नीचे हॉल की तरफ जाने लगते हैं। इधर यहाँ पर राजीव गुलेरिया वहाँ पर आने के बाद कहता है, अनिका बेटा, बहुत बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, सच में मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आई एम इम्प्रेस्ड विद योर थिंकिंग। अब यहाँ पर राजीव की इस बात पर अब अनिका कहती है, ये मेरा आइडिया नहीं है, ये तो मिस्टर मारवा का आइडिया है। अब अनिका की इस बात पर कैलाश अधिकारी कहते हैं, अरे कोई तो मुझे भी बताओ, अभी भी देखो अपने आप में ही बातें कर रहे हो, क्या आइडिया है। इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, तुम्हें सभी के साथ हम बाद में बता देंगे, क्योंकि तुम्हें जैसे ही सबको बाद में जैसे पता चलेगा, तुम्हें भी इस आइडिया के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पर ये बात करते हुए वो सभी अभी नीचे तक पहुँच जाते हैं। तो वहीं अब तक करण गुलेरिया भी अब अपने कमरे से वापस नीचे आ जाते हैं। और अब यहाँ पर जब वो सब एक बार फिर से एकत्रित हो जाते हैं, तो वो सभी अब एक एक करके लंच एंजॉय करने लगते हैं। तो वहीं यहाँ पर वो सभी अभी लंच को एंजॉय कर रहे थे। तो अब धनंजय पीरामल अब करण गुलेरिया से कहते हैं, तुम्हारा अभी का क्या प्लान है करण। अब यहाँ पर धनंजय की इस बात पर करण गुलेरिया कहते हैं, अभी का तो कुछ खास नहीं धनंजय, लेकिन हाँ, मैं एक बार अभी ये लंच करने के बाद एक बार टॉप फ्लोर पर मुझे जाना है, मुझे वहाँ पर कुछ काम है। अब करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अब धनंजय पीरामल करण को बड़ी ही हैरानी से देखने लगते हैं। और अब वो उनसे इशारे में कहते हैं, आर यू श्योर करण कि तुम अभी टॉप फ्लोर पर जाना चाहते हो। धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। तो इधर यहाँ पर वो सभी फैमिली मेंबर जो अभी अपना खाना एंजॉय कर रहे थे, वो अभी जितने भी अडल्ट थे, इवन गुलेरिया परिवार के सदस्य, वो अब उस टॉप फ्लोर के बारे में अच्छी तरह से अब जानते थे। क्योंकि जब यहाँ पर वो बाहर निकल कर आए थे तो उन्होंने उसे देख लिया था, लेकिन अभी तक वो ये नहीं जानते थे कि वो इस घर के मालिक हैं। इसलिए वो यहाँ पर इन बातों में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते। और यहाँ पर ये दोनों अभी अपना मील एंजॉय करण और धनंजय अपना मील भी एंजॉय करने लगते हैं। तो वहीं रोहित अब कहता है, यहाँ का तो अब हमारा काम हो गया है, क्योंकि देखो हम यहाँ पर आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए आए थे, और आई थिंक अब समय भी काफ़ी हो गया है, क्योंकि अगर हमें मल्होत्रा हाउस में भी तो जाना है ना, क्योंकि मल्होत्रा हाउस में जाकर किशन मामा को और नानी माँ को भी तो मनाना है ना, इसलिए हमें वहाँ पर भी चलना होगा। इसलिए अगर मेरी मानो तो अब वहाँ पर चलते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर जल्दी ही आज का दिन भी खत्म हो जाएगा। इधर रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, आपकी कन्विंसिंग पावर सच में बहुत ही अच्छी है, आप उन्हें मना ही लेंगे, क्योंकि मिस्टर मारवा मुझे अच्छी तरह से पता है आप जिस तरह से लोगों को कन्विंस करते हैं ना, तो फिर तो यहाँ पर किशन मामा और नानी माँ के लिए तो फिर ऑप्शन ही नहीं बचेगा ना कहने के लिए। इधर अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित अनिका को धीरे से उसके कान में कहता है, मन तो कर रहा है कि अनिका मैं बस अभी तुम्हें कस कर एक हक कर लूं। इधर रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, ऐसा क्यों मिस्टर मारवा। इधर अनिका की ये बात सुनते ही रोहित कहता है, बस अनिका यूं ही मेरा मन कर रहा है, क्योंकि मुझे अभी तुम पर बहुत ही यूं ही प्यार आ रहा है। तब अनिका कहती है, बस कीजिए मिस्टर मारवा, आप तो सच में कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। अरे ये तो देखिए कि आप अभी कहाँ पर हैं, और यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी फैमिली है। इधर अनिका की इस बात को सुनकर रोहित कहता है, तो क्या हुआ अनिका, पूरी फैमिली है तो मैं कौन सी गलत बात कर रहा हूँ। अरे मैं तो अपनी बीवी को ही तो प्यार कर रहा हूँ, कौन सा मैं किसी बाहर वाले को प्यार कर रहा हूँ जो इन लोगों को ऐतराज होगा। अब यहाँ पर रोहित अनिका को ये चिढ़ाते हुए ही कहता है। इधर कुछ देर के बाद जब सभी का यहाँ पर मील फिनिश हो जाता है, तो अब यहाँ पर रिया प्रिंसेस लतिका से कहती है, लतिका नाउ इट्स योर टर्न, क्योंकि अब तुम्हें अपना म्यूजिक सुनाना है। अब रिया की ये बात सुनते ही अब प्रिंसेस लतिका भी अब अपनी जगह से उठकर अब उस पियानो के पास जाकर बैठ जाती है, जिसे
यहाँ पर आकाश ने नीचे ही शिफ्ट करवा दिया था और अब वो यहाँ पर उस पियानो के पास जाकर अब वहाँ पर उसकी जगह पर बैठ जाती है और अब वो वहाँ पर पियानो बजाने लगती है। और साथ के साथ अब लतिका यहाँ पर अपनी प्यारी सी आवाज़ में अब गाना भी गाती है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। यहाँ पर प्रिंसेस लतिका जहाँ पर गाना गा रही थी तो वहीं सब अभी पिंकी को से इंसिस्ट कर रहे थे कि वो अभी डांस करे, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर लतिका का म्यूजिक इतना अच्छा था तो दूसरी तरफ यहाँ पर पिंकी का डांस अपनी मम्मा श्रेया की तरह एकदम परफेक्ट था। तो वो सभी अभी पिंकी को डांस करने के लिए कहते हैं, तो अब यहाँ पर पिंकी भी अब डांस करने लगती है। इधर जैसे ही यहाँ पर लतिका का एक गाना खत्म हुआ तो अब लतिका रिया को कहती है, इधर अब रिया उससे कहती है, लतिका एक और प्लीज। वो कौन सा है, चक धुम धुम गाओ ना प्लीज प्लीज। इधर रिया अब फरमाइश कर रही थी तो अभी रिया की फरमाइश पर अब लतिका अब फिर से एक और गाना गाना शुरू कर देती है। अब लतिका गाती है, कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है। अब वो इस गाने को गाने लगती है। इधर लतिका के इस गाने ने तो सभी को अपनी ही जगह से उठा दिया था, क्योंकि उसका ये गाना इतना मधुर था कि सब अभी अपने आप अपनी जगह से उठने पर मजबूर हो जाते हैं और वो सभी अभी एक दूसरे के साथ बच्चों की तरह ही उसके इस गाने पर डांस करने लगते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद जब लतिका का ये गाना भी फिनिश हुआ तो अब सब यहाँ पर लतिका के लिए जोर से क्लैपिंग करने लगते हैं और उसे अब सच में प्रेज करते हैं, क्योंकि सच में लतिका का ये गाना सच में बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर लतिका अब लतिका अब अपनी जगह से खड़ी होकर अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया जहाँ पर खड़े थे उनके पास आकर कहती है, आप मेरे नानू है ना, तो फिर ठीक है, अब मेरी भी एक फरमाइश है, अब आप भी प्लीज गाना गाइए ना प्लीज मेरे लिए। इधर लतिका की ये बात सुनकर अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया के चेहरे के तो एकदम से ही एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, क्योंकि उसे लतिका की इस विश से उसके चेहरे इतनी जल्दी से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदले ये उसे खुद भी समझ में नहीं आया। तो वहीं लतिका अब राजीव से फिर से कहती है, आप क्या मेरी विश पूरी नहीं करेंगे क्या नानू? देखो आपने ही मुझे कहा था ना कि आप मेरे नानू हो, तो जिस तरह से रिया के नानू उसकी हर एक विश पूरी करते हैं, तो क्या आप मेरी ये एक छोटी सी विश पूरी नहीं करेंगे? क्या आप मेरे लिए नहीं गाएंगे नानू? इधर ये कहते हुए ही लतिका अब अपने चेहरे पर एक उदासी लेकर आ जाती है। इधर इस उदासी को देखकर तो अब राजीव गुलेरिया का दिल एकदम से ही पिघल जाता है। हालांकि राजीव गुलेरिया बिल्कुल भी यहाँ पर सिंगिंग नहीं करना चाहता था, लेकिन अब राजीव गुलेरिया कन्विंस होते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, ऐसे सैड फेस मत बनाओ लतिका, तुम्हें सैड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं गाता हूँ ना तुम्हारे लिए गाना। इधर राजीव ये कहता है। इधर ये सुनते ही वो लोग जो राजीव को अच्छी तरह से जानते थे उनके चेहरे पर तो शौक साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर जब लतिका ने राजीव को गाना गाने के लिए कहा तो यहाँ पर राजीव के एक्सप्रेशन इसीलिए ही चेंज हो जाते हैं क्योंकि राजीव गाना नहीं चाहता था और जितने भी लोग यहाँ पर राजीव को जानते थे उन्हें पूरा विश्वास था कि राजीव गाना बिल्कुल भी नहीं गाएगा। लेकिन जैसे अब उसने लतिका की इस बात पर हाँ किया तो उन्हें भी यहाँ पर हो रही इन बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। और यहाँ पर महेंद्र पीरामल अब अपने दोनों ही हाथों को अब अपने कानों पर रखते हुए ही अब अपने मन में ही सोचते हैं, ये लतिका सच में आज के दिन कुछ और नहीं मांग सकती थी क्या? अरे ये राजीव सच में भले ही मेरा दोस्त है, अरे वो मेरा दोस्त है तो क्या हुआ, लेकिन वो बड़ा बेसुरा गाता है। सच में अच्छा हुआ इसने खुद ही सिंगिंग करना छोड़ दिया था, लेकिन अब देखो इस लतिका की वजह से हमें इसकी इस बेसुरी सी सिंगिंग को सुनना पड़ेगा। जहाँ भी इस लतिका की सिंगिंग को सुनकर हम सभी इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे, अब ऐसा लग रहा है यहाँ से भागना पड़ेगा।
हे भगवान, इन सभी को इसका गाना सुनने की हिम्मत देना। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत है ही नहीं, क्योंकि मैं तो इसकी सिंगिंग को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैं तो यहाँ से चला। इससे पहले कि मुझे इस बात का अफसोस हो कि ऊपर वाले ने मुझे कान तो दिए हैं, मुझे कान दिए ही क्यों हैं। इधर महेंद्र, इसलिए महेंद्र बेटा निकल ले यहाँ से। ये सोचते हुए ही महेंद्र पीरामल अब वहां से भागने ही वाले थे कि तभी कैलाश अधिकारी उन्हें देख लेते हैं और कैलाश अधिकारी कहते हैं, अरे अरे आप कहाँ जा रहे हैं, बैठिए ना, संगीत की महफिल जमी हुई है और आप भागने की सोच रहे हैं। आपका दोस्त तो आज यहाँ पर गाने वाला है। सच में मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि सच में राजीव गुलेरिया कैसा गाता है। इधर यहाँ पर कैलाश की ये बातें सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, अरे मेरा दोस्त गा रहा है, इसीलिए ही तो मैं भाग कर जा रहा हूँ ना। अब महेंद्र की ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया को भी ये बात सुनाई दे गई थी, इसलिए उसकी ये बात सुनकर अब वो राजीव गुलेरिया महेंद्र की तरफ अब घूर घूर कर देखने लगते हैं और अब वो उनसे कहते हैं, चुपचाप आकर यहाँ पर बैठ जा, नहीं तो देख महेंद्र, मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। अब राजीव की इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं कि तेरा दोस्त हूँ तो क्या तू मुझे इतनी बड़ी सजा देगा राजीव? देख राजीव, ये तू बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा है। मैं तेरा दोस्त हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरा इतना घटिया सिंगिंग भी सुनूंगा। इधर यहाँ पर महेंद्र पीरामल का साथ देते हुए अब यहाँ पर अंजलि मामी भी कहती है, राजीव देखो ना, वो सही ही तो कह रहे हैं, रहने देना तुम। इधर ये सुनते ही अब राजीव गुलेरिया कहते हैं कि मेरी बच्ची की विश है कि मैं गाना गाऊं, तो मैं अपनी इस बच्ची की विश को तो जरूर पूरा करूंगा। अब राजीव की इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, अरे बच्ची है वो, उसे नहीं पता तुम इतना बेसुरा गाते हो, और बच्चे तो कुछ भी कहते रहते हैं, जरूरी नहीं है ना कि जो बच्चे कहते हैं वो सारी की सारी विश पूरी की जाएं। अरे देखो ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम अब उसे इतना बेसुरा गाना गाओगे, उनकी हर बात को माना थोड़ी ना जाएगा, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर बोलो राजीव। इधर महेंद्र की ये बात सुनते ही अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, अब चुप कर जा तू, देख महेंद्र, अब तू बहुत ही ज्यादा बोल रहा है, तू अपनी लिमिट में रह ले। यहाँ धनंजय पीरामल अब ये सारी ही बातें सुन रहे थे और इन सारी ही बातों को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ राजीव, देख हम सभी तैयार हैं अपने कान को खराब करने के लिए, मेरा मतलब है कि तुम्हारा गाना सुनने के लिए, इसलिए चल, अगर तुझे लतिका की विश पूरी करनी है तो हम अपने कानों को खराब करने के लिए तैयार हैं, तू अब बस शुरू हो जा। अब सभी की नजर यहाँ पर राजीव गुलेरिया पर ही थी, तो वहीं राजीव गुलेरिया अब सबसे पहले अपने गले की खराश को साफ करते हैं और वहाँ गाना गाने ही वाले थे कि तभी रिया अब अपने हाथ में माइक लेकर आ जाती है और वो अब उस माइक को लेकर अब राजीव के पास आती है और कहती है कि नानू आप ये लीजिए, और रिया अब उस माइक को राजीव गुलेरिया को देते हुए कहती है, आप इसमें गाओ, क्योंकि इसमें जब आप गाना गाएंगे ना तो आपकी आवाज़ और भी अच्छी आएगी। अब जैसे ही रिया ने यहाँ पर राजीव के हाथों में माइक थमाया तो ये देखकर तो अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, इस गुलेरिया हाउस के बच्चों ने सच में तय कर ही लिया है कि हम सभी को मारने का। सच में अब इसकी वैसे ही ये गंदी सी आवाज़ कम थी क्या, जो इसे ये और भी तेज सुनाने वाला ये माइक और दे दिया। हे ऊपर वाले, बचा लेना आज तो। और राजीव, अगर मैं तेरा सच में गाना सुनकर मर गया ना तो समझ लेना कि तू उसके बाद विक्रम और बेताल बन जाऊंगा और फिर मैं तो तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिर तो जैसे वहां पर बेताल ने विक्रम के साथ किया था वही हाल मैं तेरे साथ करूंगा। यहाँ महेंद्र पीरामल की बातों को यहाँ पर अभी सभी इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पर अब राजीव गुलेरिया यहाँ पर गाना गाना शुरू कर देते हैं। राजीव गाना गाते हैं, मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार सिर्फ तुमसे करता है। यहाँ राजीव ने अभी ये गाना गाना शुरू ही किया था कि सभी ये बच्चे अब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, क्योंकि राजीव ऐसा गाना गाएंगे ये तो बच्चों ने भी नहीं सोचा था।
और यहाँ पर रिया रिया अब लतिका से कहती है, तुम सच में लतिका कोई और विश नहीं कर सकती थी क्या? अब यहाँ पर रिया की इस बात पर अब अलेक्जेंडर भी कहता है, अगर तुम्हें गाना सुनना ही था तो तुम राहुल चाचा के म्यूजिक को भी तो सुन सकती हो। अरे इन्हें गाने के लिए क्यों कहा? अब भुगतो। यहाँ पर यश तो अब अपनी दोनों ही हाथों को अब अपने कानों पर लगाकर अब अपने कानों को ही बंद कर देता है। तो वहीं रोहित, आकाश, अनिका, मयूर ये सभी भी बहुत हद तक ट्राई कर रहे थे कि उनके मन में जो है वो उनके चेहरे पर ना आए, क्योंकि यहाँ पर राजीव का ये गाना सच में इतना बेसुरा था कि ना चाहते हुए भी उन्हें सुनना तो पड़ रहा था, और साथ के साथ वो ऐसे गंदे एक्सप्रेशन अपने मुंह पर भी नहीं ला पा रहे थे। लेकिन अब उनके बर्दाश्त की भी हद हो रही थी। अब वो अपने आप को और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर अब श्रेया अब यहाँ गाने को सुनकर अब आकाश से कहती है, कुछ करो आकाश, ऐसे तो सच में मेरे तो कान ही फट जाएंगे। अब श्रेया के इस बात पर अब आकाश गुलेरिया कहते हैं, मैं क्या करूँ श्रेया, यहाँ पर जब सभी सुन रहे हैं तो मैं अकेला उन्हें चुप कराता अच्छा नहीं लगूंगा ना। देखो अब तो पूरा गाना सुनो। इधर ये सुनते ही अब मयूर कहता है, अरे पूरा गाना सुनेंगे तो मैं तो गया भाई। आज एक काम कर, आलिशा के बगल में एक मेरा भी बेड लगवा दे, क्योंकि जब तक ये पूरा गाना ख़त्म होएगा ना तब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ऐसी नौबत आ जाएगी कि आलिशा के साथ मैं भी साथ में ही लेटा हुआ मिलूंगा, और वैसे भी यहाँ पर अनिका है तो वो संभाल ही लेगी। इधर ये सुनते ही बोमकार कहता है, और फिर आपके बेड से तो काम नहीं चलेगा ना मयूर भाई। वो क्या है ना कि आपके बगल में मेरा भी तो बेड होना चाहिए, और वैसे भी हम दोनों की वाइफ और हमारी बहन डॉक्टर है तो वो हमें अच्छे से संभाल लेंगी। जहाँ इन सभी का ये हाल था तो वहीं करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल ने तो अपने हाथों की मुट्ठियों को ही बंद कर दिया था। यहाँ धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया दोनों ही अब अंजलि से आंखों में रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि अंजलि जा और जाकर एक बार प्लीज आज के लिए राजीव को रोक दे। यहाँ अंजलि की नज़र जब राजीव से मिलती है तो वो उनकी रिक्वेस्ट को समझ जाती है, और वो अब अपनी जगह से खड़ी होकर अब राजीव की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी कुछ सोचकर अब अंजलि एकदम से ही वहीं रुक गई, और वो अब खुद ना जाकर अब वो आकाश से कहती है, आकाश देख, जाकर एक बार अपने पापा के कंधे पर हाथ रखो और प्यार से बस उन्हें देखना। इधर अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब आकाश गुलेरिया कहता है, आपको पता है आप क्या कह रही हैं? देखो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं तो उनके पास भी नहीं जाऊंगा। अरे जब इतनी दूर खड़े रहकर हमारा ये हाल हो रहा है तो सोचो अगर मैं उसके पास भी गया तो वहां तक पहुंचने में ही मेरे तो कान ही फट जाएंगे। वो क्या है ना, मेरे बच्चे भी तो यहाँ पर है, और साथ में रिया, आर्यन, अलेक्जेंडर, लतिका, ये सब बच्चे भी तो हैं। तो सोचो अगर मैं जैसे ही उन्हें वहाँ पर रोकने के लिए गया तो वो वहाँ पर मेरे बच्चों के सामने ही मुझे डांट देंगे, तो बताओ मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। अब आकाश की इस बात पर अब अंजलि मल्होत्रा कहती है, तो फिर सुनो इस गाने को, और हाँ मैं तो फिर यही कहूँगी कि बिल्कुल और भी ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हें अपनी इज्जत बचानी है ना। अब यहाँ पर सभी अभी यही सोच ही रहे थे कि वो अब राजीव को रोके कैसे, कि तभी अब यहाँ पर एलिवेटर से एक नर्स उनकी तरफ आते हुए कहती हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, उन्हें होश आ गया है। उस नर्स की ये बात सुनते ही अब राजीव गुलेरिया अब एकदम से ही अपना गाना बंद कर देते हैं। वो एकदम से ही खामोश हो जाते हैं, और यहाँ पर अब सभी एक चैन की सांस लेते हैं। तो वहीं अब ओमकार आकाश के कान में कहता है, लो बोलो, बताओ इनकी आवाज ने तो हमारी बहन को ही उठा दिया है। अरे जो अब तक दवाइयों के नशे में अपनी आंखें ही नहीं खोल रही थी, देखो उनकी भी आंखें पूरी की पूरी खुल गई है। चलो अच्छा ही हुआ, कुछ तो अच्छा हुआ, लेकिन हाँ अब मैं कसम खाता हूँ कि फिर से राजीव अंकल को कभी भी गाने नहीं गाने दूंगा। इधर उसकी ये बात सुनते ही आकाश कहता है,
चुप चुप रहो तुम यहाँ पर, तुम अपने साथ मुझे भी मरवा दोगे। इधर राजीव अब यहाँ पर अनिका को आंखों से ही इशारे में वहां जाने के लिए कहता है। तो वहीं अब वो बड़ी रानी भी अभी अनिका के साथ उसी तरफ ही जाने लगती हैं और बाकी सभी अब वहां पर रहते हैं, जिससे कि लतिका को यहाँ पर बिल्कुल भी अजीब ना लगे, क्योंकि लतिका को अब तक यहाँ पर आलिशा के बारे में कुछ पता नहीं चला था। इसलिए वो सभी भी यहाँ पर लतिका के लिए रुकते हैं।